पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। मैच मेकिंग के हवाले से हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। नंबर 1 पे असेंडेंट्स के मुताबिक कंपैटिबिलिटी को मैच करना, जिसका रोल 25% है। नंबर 2 पे मून यानी भतक जो योग है उसको देखना कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने लकी हैं, क्या बख्त लेकर आए हैं, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, गमी दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, आसानी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये भी 25% जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमने 7th हाउस यानी किसी भी जायचे का जो 7वां घर है, जो एक्चुअल हाउस है एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, उसको हम लोग देखते हैं कि जायचे के अंदर उसका क्या रोल होता है। वैसे किसी भी जायचे के अंदर जुपिटर जो है, कोई भी असेंडेंट हो, जुपिटर को आप लोग अपने जहन में रखिएगा, इसका ताल्लुक़ होता है एक औरत के लिए मर्द के सुख का। हम लोग बड़ी डिटेल में देखते हैं कि मार्स ख़राब है जी, मंगल दोष लग गया, मज़ीद बड़े 2-3-4 योग का नाम लेके डरा देते हैं लोगों को। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर अगर ख़राब हो जाता है, जुपिटर अगर नीच का हो जाता है, तो जुपिटर चूँकि वो रीज़न है उस लड़की को शौहर का सुख देने के लिए, वो भी अगर ख़राब हो तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लड़कों के लिए वीनस जो है अगर किसी लड़के के जायचे में ख़राब हो, वो रीज़न होता है एक मर्द के लिए औरत के सुख का। तो अगर वीनस भी ख़राब हो जाए किसी लड़के के जायचे में, तो तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं। आज हमने पढ़ना है कि 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड, और इसको कहा जाता है सतमाशा यानी D7 सतमाशा। इसमें P साइलेंट होता है, जब हम इसको लिखते हैं तो ये सप्तमाशा करके इस तरह बनता है, लेकिन सतमाशा 7, ये 7 से ड्राइव हुआ है, 7 से सतमाशा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। जैसे D9 था नवामशा यानी 9वां, 9th, N9, D9 जो हमने पहले पढ़ा था। आज हम सतमाशा पढ़ेंगे जो कि है D7। उसी तरह आप लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसके बिल्कुल सेंटर में साइंस के नीचे पिंक कलर की जो ऑप्शन आती है, उसमें वर्गास को अगर आप क्लिक करें तो वहाँ से D7 या 7 नंबर लिखा होगा और उसके आगे लिखा होगा सतमाशा। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो सतमाशा का जो जायचा होगा वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उसी वक्त कैलकुलेट करके उसको सेट करके आपके सॉफ्टवेयर में सामने रख देगा। अब बेसिकली 5th हाउस का लॉर्ड देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, 5th हाउस को क्यों देखते हैं, सतमाशा को क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब भी कोई 2 अफराद एक दूसरे के साथ रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो ये ख्वाहिश होती है कि नस्ल आगे चले, नस्ल आगे बढ़े, औलाद का सुख मिले। बहुत सारे रिलेशंस इस वजह से भी आगे नहीं चल पाते कि उसमें औलाद होने में डिले हो जाता है, और इसी कश्मकश के अंदर वो रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। फिर 5वें घर का ताल्लुक़ प्यार मोहब्बत से भी है, औलाद का सुख तो है ही है। तो 5th हाउस का लॉर्ड भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि 5th हाउस का लॉर्ड जायचे में, दोनों के जायचों के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। ये आखिरी वो जो लास्ट हमारा 25% रह गया, ये वो है कि अगर असेंडेंट ठीक हैं, मून भी ठीक है,
फिर D9 भी आपका ठीक चल रहा है, अब आगे आखिर में D7 कि पहली 3 ऑप्शंस मैच कर गई तो मतलब 75% रिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह आ गई कि 5वें घर का लॉर्ड नहीं देखा कि दोनों के जायचों में औलाद होने के हवाले से क्या सूरत हाल है। अगर लेट सपोज मिसाल के तौर पे यही डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, कोई भी असेंडेंट हो सकता है, 5th हाउस का लॉर्ड 6ठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में चला जाए, या हबूत का हो जाए, या डिग्री वाइज 0 हो जाए, तो शादी के बाद औलाद होने में, कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बड़ा अरसा गुजर जाता है कि औलाद नहीं हो पाती और उसी सिलसिले के अंदर रिलेशन जो है वो ब्रेकअप होने की तरफ चला जाता है कि 5वां घर वजह बन जाता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक खलिश आ जाती है कि औलाद नहीं हो रही, या फैमिली का दबाव प्रेशर आ जाता है कि यहाँ तो औलाद नहीं हो रही, इसको छोड़ के कोई और कर लो शादी। और लड़कियाँ जो हैं वो अपने अजीबोगरीब किस्म के फिर ट्रीटमेंट्स करवाने शुरू कर देती हैं। मेरे को बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं कि हस्बैंड को, फैमिली को, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन अपने ओन पे वो बेचारी अपने ट्रीटमेंट्स करवाती हैं। फिर जब वो मसला बिगड़ जाता है तो फिर वो किसी भी, चूँकि ये 5वां घर पेट है, औलाद है, वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाता है कि आपने ख़ुद जाके बीमारी को गले लगा लिया। तो 5th हाउस को देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी की कंपैटिबिलिटी मैच करें कि क्या जायचे के अंदर औलाद का सुख मिलेगा। अब ये औलाद का सुख नहीं है सिर्फ, ये अनसर्टेन गेन भी है। 5वां घर अनसर्टेन गेन भी है, 5वां घर मोहब्बत भी है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि असेंडेंट को मैच करने के बाद, मून को देखने के बाद, D9 चार्ट को देखने के बाद आपका काम है कि आप 5वें घर का लॉर्ड भी देखें कि ये कहीं ख़राब तो नहीं बैठा हुआ। अगर यहाँ पर ये ख़राब है तो फिर आप D7 का चार्ट ओपन करें, सॉफ्टवेयर में सेंटर में जहां वर्गास लिखा है उसको क्लिक करेंगे, वहां पर 7 नंबर की ऑप्शन सतमाशा, उस चार्ट को सामने रखें। उस चार्ट को सामने रख के देखें कि वहां पर 5th हाउस जो है उसका लॉर्ड अच्छा है, बुरा है, क्या है। अगर तो उसमें भी ख़राब है तो फिर तो डेफिनेटली शादी के बाद प्रॉब्लम रहेगी औलाद के सुख में। अगर वहाँ पर अच्छा है तो फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद की खुशी देगा। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि लगन चार्ट में ख़राबी चल रही है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन औलाद की खुशी बिल्कुल में, अगर दोनों में अच्छे हैं। और अगर लगन चार्ट में बहुत अच्छा है लेकिन D7 के अंदर सतमाशा में वो ख़राब हो जाता है तो फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सतमाशा, अकॉर्डिंग टू असेंडेंट, यहाँ पर फिर उनकी रेमेडीज़ करवाना ज़रूरी है। लगन के मुताबिक अगर 5th हाउस का लॉर्ड वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें जेमस्टोन पहना के। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, अगर करेंगे हो सकता है कि जो 5th हाउस है वो लगन का एंटी हो जाए, आप उसको नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाए तो आप उसकी फिर सदकात दिलवाएं, उसकी रेमेडीज़ करवाएं। मिसाल के तौर पे एरीज असेंडेंट को ही हम देख लेते हैं। इसमें 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो बनता है सन। सन अगर जाकर बैठ जाता है 7वें घर में, अब यहाँ पर मोहब्बत की शादी होने का योग तो बन गया, लेकिन औलाद हबूद की हो गई, औलाद होने में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सन खराब हो गया। या 6, 8, 12 में जाके सन बैठ जाता है तब भी प्रॉब्लम, या सन जो है कहीं पर भी बैठा है और डिग्री वाइज 0 है, 28 दर्जे पे है, 29 दर्जे पे है, तो फिर यहाँ पर इसको देखना भी ज़रूरी है। अब ये चारों के चारों टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस तो कर लिया। मैच मेकिंग में असेंडेंट्स, मून, D7, D9 ये चारों हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या आ जाती है
सबको मैंने 20-25% नंबर्स दिए। अब एक चीज़ ऐसी आ जाती है जो 100% होती है। 100% तो अल्लाह की ज़ात है, 90% होती है कि अगर दोनों के जायचों में कंपैटिबिलिटी मैच हो गई, सब कुछ ओके है, तो अब जब दोनों निकाह करने जा रहे हैं, इसका टाइम क्या होना चाहिए कि इस रिश्ते की इब्तदा, इस रिश्ते का आगाज़ कैसे टाइम पे होना चाहिए, ये बड़ा मैटर करता है। मैंने बड़े बड़े केसेस देखे हैं, बड़ी बेहतरीन कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन निकाह ऐसे टाइम पे हो जाता है कि वो निकाह होने का टाइम नहीं होता, बल्कि निकाह ख़त्म होने का टाइम, एक रिलेशन को ब्रेकअप करने का टाइम होता है। आप लोगों को मैच मेकिंग से पहले मैंने 3 असेंडेंट्स 4-4 करके बताए थे कि इस असेंडेंट में निकाह होगा, या आप किसी चीज़ का आगाज़ करेंगे, वो बिज़नेस के लिए अच्छा है, कोई पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट जो असेंडेंट्स हैं वो आप लोगों को समझाए थे। तो किसी भी रिलेशन की इब्तदा, निकाह या उस टाइम का आगाज़ किसी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कुछ शुरू करने जा रहे हैं, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि आप दोनों अपने अपने ऑन पे अच्छे योग लेके बैठे हैं, लेकिन आपने आगाज़ एक ऐसे टाइम पे किया, एक ऐसी गाड़ी में बैठ गए जिसके टायर ही नहीं थे, बगैर उसमें फ्यूल ही नहीं था। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कंपैटिबिलिटी मैच करना फौरी तौर पे, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी मैं एरीज़ हूँ, दूसरा बंदा लियो है, बताएं हमारा ताल्लुक़ कैसा रहेगा। जितने लोग ऐसा करते हैं वो सारे के सारे गलत करते हैं, मिसगाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस के अंदर ये एक जनरल एनालिसिस होता है कि 2 ज़ोडिक साइन वाले अफराद एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करेंगे, आप उसको उस वक्त तक डिसाइड नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल जब तक आप उन दोनों के बर्थ चार्ट्स ना देख लें, उन दोनों के असेंडेंट्स ना देख लें, उनका मून ना देख लें, उनका D9 ना देख लें, उनका D7 ना देख लें। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते। आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, आप एक फ़न नॉलेज के लिए मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन वाले अफराद एक दूसरे के साथ पूछते हैं कि हमारा चूँकि ताल्लुक़ नहीं, मैं अभी कराची गया हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई, उन्होंने कहा कि जी मेरी वाइफ से नहीं बनती, इसीलिए मैं लियो हूँ वो वर्गो है, या मैं टॉरस हूँ वो स्कॉर्पियो है, इस तरह से हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही। तो शाह जी बड़ी गड़बड़ हो गई है। जब मैंने जायचा देखा, वो बेचारा स्कॉर्पियो वाली खातून बहुत अच्छी थी, वो जो टॉरस वाले इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उनके अपने जायचे में ख़राबी थी, उनका अपना 7वां घर ख़राब था, उनका मून भी ख़राब था कि वो फीलिंग्स और जज्बात को समझने से आरी थे, कासिर थे। तो इसीलिए आप कभी भी 100% एनालिसिस नहीं कर सकते किसी के ज़ोडिक साइन देखकर, या किसी एक चीज़ को देखकर ये एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक दूसरे के लिए खुशबख्त होंगे या नहीं होंगे। आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और ये टेस्ट आपने मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक देना है। और इस टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों को 2 डेट ऑफ बर्थ देने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 नवंबर 1982। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ मैं आप लोगों को इसका नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये है कि आज मैं थोड़ा सा एक आप लोगों के ऊपर ही एक चीज़ छोड़ूंगा कि आपने इसका ऐसा टाइम ऑफ बर्थ लगाना है कि इसका असेंडेंट कैंसर आ जाए, असेंडेंट कैंसर आ जाए। आप चाहे रात 12 का दें, रात 2 बजे का दें, 4 बजे का दें, 8 बजे का दें, आपने इसका असेंडेंट जो है वो कैंसर लेके आना है, ठीक है जी। और इसका जो सिटी ऑफ बर्थ है वो है झेलम। नवंबर 1982। टाइम ऑफ बर्थ आपने खुद सेट करना है कि इसका असेंडेंट कैंसर आ जाए। ये पहला सवाल है। आपने मुझे ये बताना है कि हमने 1 बजे का टाइम दिया था तो कैंसर आ गया, 2 बजे का दिया था तो कैंसर आ गया, और सिटी ऑफ बर्थ है जेहलम, ये हो गया।
दूसरी डेट ऑफ बर्थ मैं आप लोगों को देता चलूं। दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1988। अब आप लोगों ने इसका टाइम इस अंदाज में एडजस्ट करना है कि इसका जो असेंडेंट है वो जमनाय आ जाए। और इसका जो सिटी ऑफ बर्थ है वो भी जेहलम है। अब ये 2 लोग हैं और मज़े की बात ये है कैंसर असेंडेंट वाला मेल है और जमनाय असेंडेंट वाला फीमेल है। मुझे सिर्फ इसमें आपने 4 पॉइंट्स बताने हैं। नंबर 1 कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। नंबर 2 अगर कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो अब क्लियर है, आप लोग को पता ही है, चलें थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए कि मून और मरकरी आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। तो कोई ना कोई ऐसी वजह क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। आप लोगों ने इनका D9 चार्ट भी देखना है, आपने इनका D7 चार्ट भी देखना है, आप लोगों ने इनका जो भतक योग है वो भी देखना है, मून की प्लेसमेंट जो है वो भी देखनी है आपने। अब ये दोनों के दोनों बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने पढ़ा कि ये दोनों जो हैं मून और मरकरी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये दोनों बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन दोनों के जायचों में तलाश करें कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक चीज़ मैं आज आप लोग को वाज़े कर दूं, आप लोग को पूरा राइट है, आप मुझे गलत भी साबित कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसी सूरत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, लेकिन दलील के बाद, जस्टिफिकेशन के बाद, और मुख्तसर सी दें, क्योंकि इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन जो है वो नहीं करनी कि इसमें हमने सास ससुर नहीं देखने और कुछ नहीं देखना, सिर्फ कंपैटिबिलिटी देखनी एक दूसरे की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।